नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एसएस एजुटेक चैनल पर। ठीक है, जैसा कि मैं डीएलएड की जो राइजिंग सीरीज़ है उसकी थर्ड सेमेस्टर की फर्स्ट पेपर करा रहा हूँ। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट भी हैं। तो ऑब्जेक्टिव किसी एक वीडियो में कवर करा देंगे, तब तक हम इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कराने का काम पूरा करते हैं। ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, देन उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो अगर चैनल पे आप पहली बार आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और जैसे कि एग्ज़ाम आपके बहुत ही करीब हैं थर्ड सेमेस्टर के, ठीक है, तो 8 सब्जेक्ट हैं और उनको कवर करने के लिए समय बहुत ही कम है, तो हम वो सब्जेक्ट कवर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहिएगा, आपके अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे अगर आप इस वीडियो में बने रहें। और क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कैसा पढ़ा जाएगा, ये सब चीज़ें बताऊँगा मैं आपको। ठीक है, और यहाँ से सारे क्वेश्चन्स जो महत्वपूर्ण लगेंगे डिस्कस किए जाएंगे। तो फिलहाल सीरीज़ को कंप्लीट करते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। मैं इसका पहला पार्ट करा चुका हूँ, जो पार्ट पहला हो चुका है इसका दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। कोशिश करूँगा इसी में सारे क्वेश्चन करा दूँ आपको। ठीक है, वेरी शॉर्ट 16 क्वेश्चन है, वही देखा देता हूँ। तो लगभग 131 क्वेश्चन हैं। ठीक है, उनको कवर कराएंगे। चलिए समय वेस्ट नहीं करते हुए शुरू करते हैं। हमारे कहाँ तक हो गए थे, चलिए 15 क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार फिर से। ठीक है, जो फॉर्मेटिव है, फॉर्मेटिव रचनात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं? तो फॉर्मेटिव रचनात्मक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? तो जिन छात्रों, देखो, रचनात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके द्वारा छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है, यानी उसका प्रारंभिक नॉलेज क्या है, इसका हमें ज्ञान पता चलता है। प्रोफेसर दुबे के अनुसार रचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ छात्र में होने वाले उस व्यवहारगत परिवर्तन की ओर संकेत करता है जिससे वह सैद्धांतिक विषयों से प्रायोगिक विषयों की ओर अग्रसर होता है। यानी सैद्धांतिक से विषय से कहाँ जा रहा है, प्रैक्टिकल चीज़ों की ओर अग्रसर हो रहा है, अर्थात छात्र द्वारा अपने प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग करने का मूल्यांकन किया जाता है। यानी जो अपने आप से जो उसने सीखा है उसको अप्लाई कर रहा है, यही इसका एक जो है रचनात्मक मूल्यांकन, इसी को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नावली से आप क्या समझते हैं? प्रश्नावली, तो प्रश्नावली जो होती है वो एक क्रियात्मक शोध का उपकरण है। शोधकर्ता समस्या के समाधान हेतु स्रोत से विभिन्न जानकारी प्राप्त कर जानकारी प्रश्न कर प्राप्त करता है। ठीक है, तो विभिन्न शोधकर्ता समस्याओं के समाधान हेतु स्रोत से विभिन्न जानकारी प्रश्न कर, मतलब वो अगर क्वेश्चन करेगा तभी उसे वो जानकारी मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक नवाचार के उद्देश्य बताइए। क्या है शैक्षिक नवाचार के उद्देश्य? तो कई सारे उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य बताएं कि शिक्षा में शिक्षण नवाचारों के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य शिक्षण व्यवस्था को विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा में आगे पहुंचाना है। ठीक है, जिससे कि संसार में हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो आदर्श रूप में जानी जाए। ठीक है, ये तो उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या है? शिक्षा में अधिगम की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाना। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्रिया को सरल प्रभावी बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अधिगम को सरल नहीं होगा तो चीज़ों को सीखा भी नहीं जा सकता है। छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, जैसे कि सर्वांगीण विकास करना, जैसे कि छात्रों में अंतर्निहित प्रतिभाओं का विकास किया जा सके। और सर्वांगीण विकास करना बहुत जरूरी है ताकि वो पहचान सके कि मेरे अंदर कौन सी प्रतिभा है। ठीक है, तो ये नवाचार के उद्देश्य हैं। अगला है, छात्रों एवं शिक्षकों की नवीनतम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। दोनों के, छात्र एवं शिक्षकों का जो नवीनतम वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसका डेवलप करना, जिससे कि वे अंधविश्वास में कुरीतियों से दूर रह सकें। बहुत इंपॉर्टेंट है सब चीज़ें। शैक्षिक नवाचार का प्रमुख उद्देश्य छात्रों द्वारा प्राप्त ज्ञान को स्थायी बनाना है, क्योंकि जब छात्र क्रियाशील होकर ज्ञान प्राप्त करेगा तो वह ज्ञान स्थायी होगा। ठीक है, तो अगर नवाचार का यूज करा जाएगा, ये नवाचार होगा, तो उसका उद्देश्य यही होता है कि जो ज्ञान मिला उसको स्थायी बनाना, और जब ज्ञान स्थायी बन जाएगा तो क्रियाशील होकर ज्ञान प्राप्त करेगा तो वह ज्ञान स्थायी होगा, एक्टिव होकर जो ज्ञान प्राप्त करेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इसका कौन सा? गणितीय कौशल का संक्षेप में बताइए। ये गणितीय कौशल क्या होता है, इसको संक्षेप में देखते हैं। गणितीय कौशल के अंतर्गत शीघ्रता एवं शुद्धता से गणना करने की योग्यता, तार्किक ढंग से विचार करने की योग्यता, क्रम एवं आकृतियों को पहचानने उनमें अंतर करने की योग्यता, दैनिक जीवन में साधारण समस्या के गणितीय कृतियों के प्रयोग की योग्यता आदि शामिल किया जाता है। ये सब चीज़ें शामिल करने से क्या होता है, जिनका बालक के विकास किया जा सके। तो ठीक है, तो गणित की इंपोर्टेंस क्या है आप समझ गए होंगे। ठीक है, गणना करने की योग्यता, तर्क करने की योग्यता, ठीक है, क्रम और आकृतियों की पहचानना, ये सब गणित की वजह से होता है। भाषाई कौशल से आप क्या समझते हैं? क्या होता है भाषाई कौशल, बताएंगे आप? हाँ, तो भाषाई कौशल चल रहा था हम लोगों का।
तो भाषाई कौशल जो होता है, भाषा कौशल से हमारा तात्पर्य बालक के भीतर विभिन्न स्थायी भाषाई कौशल या फिर भाषा संबंधी दक्षताओं का विकास करने से है। ठीक है, मतलब भाषाई कौशल भाषा संबंधी दक्षताओं का विकास करने से है। बालक के जीवन में निहित महत्व भाषा का उतना ही महत्व है कि अन्य किसी वस्तु का नहीं है। ठीक है, तो इसी बहुत महत्व है इसका। अतः बालक के भीतर भाषाई संबंधी कौशल जैसे कौन कौन से कौशल से सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आदि का विकास करना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि परीक्षण और मापन की किन्हीं दो समानताओं को बताइए। कौन कौन सी समानताएं हैं? तो परीक्षण एवं मापन दोनों मूल्यांकन की प्रक्रिया है। ठीक है, परीक्षण और मापन दो समानताएं बताना है। परीक्षण एवं मापन दोनों मूल्यांकन की प्रक्रिया है, ये तो पता ही है। दोनों शिक्षण के अभिन्न अंग हैं कि मूल्यांकन भी जरूरी है और मतलब परीक्षण भी जरूरी है, मापन भी जरूरी है। दोनों ही शिक्षण के अभिन्न अंग हैं। ठीक है, और मूल्यांकन की प्रक्रिया ही है। परीक्षण एवं मापन दोनों मूल्यांकन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि मौखिक परीक्षण के दो गुण लिखिए। मौखिक परीक्षण के दो गुण कौन से हैं? मौखिक परीक्षा है वो निरंतरक कार्यों के अति उपयोगी है। निरंतरक कार्यों के लिए अति उपयोगी है। मौखिक रूप से लिखित करने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा, छात्रों में आत्मविश्वास जागृत करती है। कौन सा? मौखिक परीक्षण। ठीक है, तो ये आत्मविश्वास तो जगाती है, साथ ही निरंतरक कार्यों के लिए अति उपयोगी है। क्रियात्मक शोध का मूल आधार बताइए। समस्या हमारी और समाधान भी हमारा, क्रियात्मक शोध का मूल आधार है। तो समस्या भी हमारी और समाधान भी हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन क्या है? महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जांच ही मूल्यांकन है। आपके जितने भी शैक्षिक उद्देश्य हैं उन सबकी अगर जांच हो रही तो उसमें मूल्यांकन का यूज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है परिकल्पना क्या है? हाइपोथेसिस। पहले भी पढ़ चुके हैं कि समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही परिकल्पना है। ठीक है, प्रस्तावित उत्तर, किसी भी समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही परिकल्पना है। दूसरे शब्दों में अगर कहें कि समस्या समाधान का पूर्व अनुमान ही परिकल्पना है। ठीक है, आप पूर्व अनुमान लगा लेते हो, पूरी परिकल्पना कर लेते हो समस्या समाधान का, तो उसी को हम बोलते हैं परिकल्पना को क्रियात्मक परिकल्पना भी कहते हैं। क्रियात्मक परिकल्पना भी कहते हैं परिकल्पना को। अगर परिकल्पना को अन्य किन नामों से जानते हैं? परिकल्पना को क्रियात्मक परिकल्पना, जैसे अभी पढ़ा है, उपकल्पना, क्रियात्मक परिकल्पना तथा उपकल्पना के नाम से भी जानते हैं। क्रियात्मक परिकल्पना उपकल्पना के नाम से जानते हैं। तो ये नाम है उसके, जिसके द्वारा व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं का मापन, उसके व्यक्तित्व एवं रुचियों का अध्ययन किया जाता है। में क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। जिसके द्वारा व्यक्ति के विभिन्न योग्यताओं का मापन, उसके व्यक्तित्व एवं रुचियों का अध्ययन किया जाता है, वो मूल्यांकन ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रियात्मक शोध के अंतर्गत निर्देशित प्रथम चरण क्या कहलाता है? तो अगर क्रियात्मक शोध का निर्देशित प्रथम चरण जो है समस्या की पहचान करना सबसे पहले टारगेट होता है हमारा। दूसरा, शैक्षिक मापन का अर्थ क्या है? मापन का अर्थ क्या है? तो पहले अगर बैचलर के अनुसार देखें कि मापन क्या होता है। मापन मूल्यांकन का उपभाग होता है, तो उसी के अंदर आता है। ठीक है, मूल्यांकन का एक पार्ट होता है मापन। मापन को मध्यमान, अंक, मात्रा, औसत, प्रतिशत आदि शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्योंकि मापन है फिजिकल क्वांटिटी है ये। ठीक है, तो अंक, मात्रा, औसत, प्रतिशत आदि शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? तो परीक्षण के दो प्रकार के, निबंधात्मक और प्रश्नोत्तर। ठीक है, परीक्षण मूल्यांकन के दो प्रमुख पक्ष कौन कौन से होते हैं बताइए। एक ज्ञातक पक्ष, भावात्मक पक्ष होते हैं। मूल्यांकन के दो पक्ष हैं। अगला है व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है? छात्रों के अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रत्येक कार्य के मूल्यांकन हेतु व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता है। अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारक के व्यापक के मूल्यांकन, यानी उस अधिगम में क्या क्या कारक हैं जो उसको प्रभावित कर रहे हैं, और उनका मूल्यांकन करने हेतु हमें व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक का व्यापक मूल्यांकन करने हेतु हमें व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। ठीक है, कारक के मूल्यांकन हेतु वैधता क्या होती है बताइए। वैधता कहता है वह कार्य कुशलता जिससे कोई परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है। यानी वह कार्य कुशलता जिसमें कोई परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया, जिसके लिए कोई चीज़ बनाई गई वो उसी को वेरीफाई कर रही है, तो वही उसकी वैधता कहलाती है। ठीक है, अच्छे परीक्षण जो होते हैं वो में यथार्थ वैधता का क्या अभिप्राय है? अच्छे परीक्षण में वैधता तात्पर्य कि परीक्षण कितनी सत्यता से किसी का मापन करता है, जिस मापन के उद्देश्य हेतु उसे तैयार किया गया है वो उसको कितनी सत्यता से उसका मापन करता है, जिसके लिए उसे तैयार किया, जिस उद्देश्य जिस पर्पज से उसे तैयार किया है वो उसका कितनी सत्यता से उसका मापन करता है, ये इसके अच्छे परीक्षण की वैधता है। प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रश्न क्यों किया जाता है? प्रश्न करने का उद्देश्य बालक के ज्ञान के स्तर का पता लगाना है। इससे बालक की परिस्थिति अनुसार शब्दों का प्रयोग करना
प्रयोग करना सीखता है। ठीक है, तो इससे बालक क्या है, परिस्थिति के अनुसार शब्दों का प्रयोग करना सीख जाता है और उसके लेवल पता चल जाता है बच्चे को। ठीक है, अगला है क्रियात्मक शोध की समयावधि क्या है। तो क्रियात्मक शोध की जो कोई निश्चित समयावधि नहीं है, यह 1 मिनट में भी हो सकता है और 1 वर्ष में भी हो सकता है। ठीक है, तो क्रियात्मक शोध की कोई लिमिट नहीं है। अगला शैक्षिक उद्देश्य के अनुसार प्रश्नों के 2 प्रमुख प्रकार बताइए। एक प्रश्न प्रकार, एक निबंध प्रश्न। ठीक है, तो ये 2 प्रमुख प्रकार हैं शैक्षिक उद्देश्य के। अगला शिक्षक के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है। शिक्षण के क्षेत्र में कम समय में अपनी समस्या का समाधान खोजना क्रियात्मक शोध से ही संभव है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में अपनी समस्त समस्याओं का समाधान खोजना क्रियात्मक शोध से ही संभव है। अगर क्रियात्मक शोध नहीं है तो अपनी समस्या का समाधान नहीं खोज पाएंगे। ठीक है, तो क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का क्या आता है। परिकल्पना भी कोई चीज़ होती है, क्या है ये। परिकल्पना का अभिप्राय उस क्रिया विधि से है जिसके द्वारा समस्या समाप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है। यानी परिकल्पना क्रिया विधि से है, परिकल्पना का मतलब उस क्रिया विधि से जिसके द्वारा समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है। अगर परिकल्पना नहीं करोगे तो समस्या का समाधान कहाँ से निकालोगे। मूल्यांकन हेतु कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो अगर मूल्यांकन करना है तो प्रश्न पूछ लो, अति लघु पूछो, लघु पूछो, दीर्घ पूछो। ये है मूल्यांकन के तरीके। ठीक है, नेक्स्ट मापन किसे कहते हैं। मापन कैसा होता है। मापन तो भाई मतात्मक होता है। क्रियात्मक शोध के उपकरण बताइए। क्रियात्मक शोध के प्रमुख उपकरण के नाम बताइए। क्रियात्मक शोध के उपकरणों का मानवीकरण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आप उसको किस तरीके से बताएंगे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्रियात्मक शोध ही है वो प्रकरण की परिस्थिति के अनुसार उपकरण का प्रयोग में लाया जाता है। उपकरणों को प्रयोग में लाया जाता है। कुछ उपकरण हैं जो इसके मापन के लिए हेल्पफुल होते हैं। कौन सा है, एक आप अवलोकन कीजिए, वहाँ से आपको शोध पता चल जाएगा क्रियात्मक शोध। ठीक है, प्रश्नावली कीजिए, साक्षात कीजिए, विशेष कीजिए, प्रश्न कीजिए, साक्षात कीजिए, विशेष और अवलोकन कीजिए। ये आपके क्रियात्मक शोध के उपकरण होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्रियात्मक शोध के कोई 4 क्षेत्र बताइए। तो 4 क्षेत्र हैं क्रियात्मक शोध। शिक्षण अधिगम संबंधी समस्याएं, एक शिक्षण संबंधी बहुत सी समस्याएं आती हैं, उनको सोल्व करने का काम क्रियात्मक शोध होता है। मूल्यांकन संबंधी समस्याएं होती हैं, विद्यालय संबंधी समस्याएं होती हैं, पाठ्य से सहगामी गतिविधियों से संबंधित समस्याएं होती हैं। ठीक है, तो अगला है एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा कीजिए कि मूल्यांकन क्या होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। तो अगर एनसीईआरटी के अनुसार देखें तो शैक्षिक मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि मतलब शैक्षिक मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, उनकी क्या लिमिट है, कक्षा में दिए गए अधिकतम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं। अगर कोई दिया गया है अधिगम तो कितना प्रभावी हुआ है और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य को पूर्ण किया है, ये आपका मूल्यांकन है। मूल्यांकन वही तो होता है जो आपने सीखा है उसका क्या लेवल है, कहाँ तक आपने सीखा है, किस उद्देश्य को पूरा किया है आपने। सीखने का कोई एक उद्देश्य होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। एनसीईआरटी एक बार फिर से रिपीट करूँ, शैक्षिक मूल्यांकन जो है वो वह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, कक्षा में दिए गए अधिकतम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए हैं। ये आपके मूल्यांकन है। दोस्तों ज़्यादा तो नहीं है, बस 83 तक कर लेते हैं, बाकी बचे होंगे पार्ट 3 में देखेंगे हम। ठीक है, सामुदायिक सहभागिता से आप क्या तात्पर्य आता है। सामुदायिक सहभागिता का अर्थ है विद्यालय की योजनाओं और प्रबंधन में माता पिता और समुदाय के सदस्यों की सहभागिता। अगर सामुदायिक सहभागिता यही होती है कि विद्यालय की जो इतनी योजनाएं होती हैं उन योजनाओं में प्रबंधन में योजना और प्रबंधन में मैनेजमेंट में माता पिता और समुदाय के सदस्य कितने पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इसे सामुदायिक सहभागिता कहते हैं। विश्वसनीयता को परिभाषित कीजिए। कर्लिंगर के अनुसार विश्वसनीयता का अर्थ है कि भरोसा, स्थिरता, संगति, भविष्यवाणी, परिशुद्धता। ठीक है, इसी को ही कहते हैं कर्लिंगर के अनुसार। भरोसा कितना है, स्थिरता कितना है और संगति क्या है, भविष्यवाणी क्या है, परिशुद्धता क्या है, ये सब पता चलते हैं। अगला सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या आशय है। तो सतत मूल्यांकन जो होता है वो अंतर्गत छात्रों के शैक्षिक कौशल की जांच प्रति माह या तिथिवार की जाती है। हर महीने कर सकते हो या तिथिवार करके कर सकते हो। तथा मूल्यांकन है व्यापक मूल्यांकन से बालक के विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है, एक उत्तम परीक्षण की विशेषता बताइए। एक तो वैधता है, दूसरी विशेषता। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। जो निर्माणात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन के 2 अंतर बताइए। मूल्यांकन की प्रकृति विकासात्मक होती है तथा योगात्मक मूल्यांकन की प्रकृति अंतर्निहित होती है। योगात्मक का मतलब है वो अंतर्निहित है, प्रकृति अंतिम होती है, और जबकि मूल्यांकन की प्रकृति विकासात्मक होती है। मूल्यांकन जो होता है वो विकासात्मक होता है, योगात्मक जो होता है वो अंतिम होता है। ठीक है,
निम्नात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की शिक्षण में जो शिक्षा है उसमें सुधार करना होता है। और एकात्मक मूल्यांकन होता है छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन, छात्र ने क्या क्या उपलब्धि हासिल की है उसका मूल्यांकन करना। जबकि क्रियात्मक मूल्यांकन क्या होता है, ठीक है, जबकि निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है छात्रों की शिक्षा में सुधार, शिक्षा में क्या सुधार हुआ है, निर्माण क्या हुआ है, ठीक है। मूल्यांकन तो उसे पूरी दिखाता है कंप्लीट, ठीक है। अगला कहते हैं मापन एक परीक्षण में कोई एक अंतर बताइए। मापन का संबंध भौतिक गुण से होता है, जबकि परीक्षण का संबंध जो होता है वो मानसिक और भौतिक गुणों से होता है। मापन आपका भौतिक है और ये आपका जो है मानसिक और मनोवैज्ञानिक गुण से होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि विलूम के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। तो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये विलूम के अनुसार है, ठीक है। अगला देखते हैं मापन के 4 स्तरों के नाम लिखिए। एक है नामित स्तर, क्रमित स्तर, अंतर्निहित स्तर, अनुपातिक स्तर, ठीक है। तो ये हैं आपके मापन के 4 स्तर, नामित, क्रमित, अंतर्निहित और अनुपातिक, ठीक है। अगला जो न्यायाधीश है, सैंपल की विशेषता बताइए। न्यायाधीश का आकार पर्याप्त होना चाहिए, ठीक है। और मतलब सैंपल की विशेषता है न्यायाधीश का चयन इस प्रकार से किया जाता है कि वह जनसंख्या समष्टि का प्रतिनिधित्व करे, वरना इससे प्राप्त परिणाम भ्रामक होते हैं। तो न्यायाधीश का चयन इस प्रकार से किया जाता है कि वह जनसंख्या का जो है प्रतिनिधित्व करे, वरना तो आप जानते हैं। दूसरा मूल्यांकन का लक्ष्य स्पष्ट कीजिए। तो मूल्यांकन का लक्ष्य क्या है, तो मूल्यांकन का इसका लक्ष्य जो है वो पुष्ट पोषण, अभिप्रेरणा, अधिगम, पुष्ट पोषण, अभिप्रेरणा, अधिगम में वृद्धि, शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना, वर्गीकरण, चयन, निर्देशन में मदद देना, ठीक है, ये सब है, ठीक। अब आए लास्ट, उपचारात्मक शिक्षण क्या है। छात्र की त्रुटियों का ज्ञान। तो परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं, तो परीक्षण के 2 प्रकार के, निबंधात्मक और प्रश्नोत्तर, ठीक है। परीक्षण मूल्यांकन के 2 प्रमुख पक्ष कौन कौन से होते हैं बताइए। एक ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष होते हैं। मूल्यांकन के 2 पक्ष हैं। अगला है व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है। छात्रों के अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारक के मूल्यांकन हेतु व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता है। अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारक के व्यापक के मूल्यांकन, यानी उस अधिगम में क्या क्या कारक हैं जो उसको प्रभावित कर रहे हैं, और उनका मूल्यांकन करने हेतु हमें व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक का व्यापक मूल्यांकन करने हेतु हमें व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, ठीक है। कारक के मूल्यांकन हेतु वैधता क्या होती है बताइए। वैधता कहता है वह कार्य कुशलता जिससे कोई परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है, यानी वह कार्य कुशलता जिसमें कोई परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है। जिसके लिए कोई चीज़ बनाई गई है वो उसी को वेरीफाई कर रही है, तो वही उसकी वैधता कहलाती है, ठीक है। अच्छे परीक्षण जो होते हैं वो में यथार्थ वैधता का क्या अभिप्राय है। अच्छे परीक्षण में वैधता तात्पर्य कि परीक्षण कितनी सत्यता से किसी का मापन करता है, जिस मापन के उद्देश्य हेतु उसे तैयार किया गया है, वो उसको कितनी सत्यता से उसका मापन करता है जिसके लिए उसे तैयार किया, जिस उद्देश्य जिस पर्पज से उसे तैयार किया है वो उसका कितनी सत्यता से उसका मापन करता है, ये उसके अच्छे परीक्षण की वैधता है। प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। प्रश्न क्यों किया जाता है। प्रश्न करने का उद्देश्य बालक के ज्ञान के स्तर का पता लगाना है। इससे बालक की परिस्थिति अनुसार शब्दों का प्रयोग करना सीखता है, ठीक है। तो इससे बालक क्या है, परिस्थिति के अनुसार शब्दों का प्रयोग करना सीख जाता है और उसके लेवल पता चल जाता है बच्चे को, ठीक है। अगला है क्रियात्मक शोध की समयावधि क्या है। तो क्रियात्मक शोध की जो कोई निश्चित समयावधि नहीं है, यह 1 मिनट में भी हो सकता है और 1 वर्ष में भी हो सकता है, ठीक है। तो क्रियात्मक शोध की कोई लिमिट नहीं है। अगला शैक्षिक उद्देश्य के अनुसार प्रश्नों के 2 प्रमुख प्रकार बताइए। एक प्रश्नोत्तर प्रकार, एक निबंधात्मक प्रश्न, ठीक है। तो ये 2 प्रमुख प्रकार हैं शैक्षिक उद्देश्य के। अगला शिक्षक के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है। शिक्षण के क्षेत्र में कम समय में अपनी समस्त समस्याओं का समाधान खोजना क्रियात्मक शोध से ही संभव है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में अपनी समस्त समस्याओं का समाधान खोजना क्रियात्मक शोध से ही संभव है। अगर क्रियात्मक शोध नहीं है तो अपनी समस्या का समाधान नहीं खोज पाएंगे, ठीक है। तो क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का क्या अर्थ है। परिकल्पना भी कोई चीज़ होती है, क्या है ये। परिकल्पना का अभिप्राय उस क्रिया विधि से है जिसके द्वारा समस्या समाप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है। यानी परिकल्पना क्रिया विधि से
परिकल्पना का मतलब उस क्रियाविधि से जिसके द्वारा समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है। अगर परिकल्पना नहीं करोगे तो समस्या का समाधान कहाँ से निकालोगे। मूल्यांकन हेतु कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो अगर मूल्यांकन करना है तो प्रश्न पूछ लो, अति लघु पूछो, लघु पूछो, दीर्घ पूछो। ये है मूल्यांकन के तरीके। ठीक है। नेक्स्ट है मापन किसे कहते हैं। मापन कैसा होता है। मापन तो भाई मतात्मक होता है। क्रियात्मक शोध के उपकरण बताइए। क्रियात्मक शोध के प्रमुख उपकरण के नाम बताइए। क्रियात्मक शोध के उपकरणों का मानवीकरण नहीं किया जा सकता है। ठीक है। आप उसको किस तरीके से बताएंगे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्रियात्मक शोध ही है वो प्रकरण की परिस्थिति के अनुसार उपकरण का प्रयोग में लाया जाता है। उपकरणों को प्रयोग में लाया जाता है। कुछ उपकरण हैं जो इसके मापन के लिए हेल्पफुल होते हैं। कौन सा है। एक आप अवलोकन कीजिए, वहाँ से आपको शोध पर चल जाएगा क्रियात्मक शोध। ठीक है। प्रश्नावली कीजिए, साक्षात कीजिए, विशेष कीजिए, प्रश्न कीजिए, साक्षात कीजिए, विशेष और अवलोकन कीजिए। ये आपके क्रियात्मक शोध के उपकरण होते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्रियात्मक शोध के कोई 4 क्षेत्र बताइए। तो 4 क्षेत्र हैं क्रियात्मक शोध। शिक्षण अधिगम संबंधी समस्याएं। एक शिक्षण संबंधी बहुत सी समस्याएं आती हैं, उनको सोल्व करने का काम क्रियात्मक शोध होता है। मूल्यांकन संबंधी समस्याएं होती हैं, विद्यालय संबंधी समस्याएं होती हैं, पाठ्य से सहगामी गतिविधियों से संबंधित समस्याएं होती हैं। ठीक है। तो अगला है एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा कीजिए कि मूल्यांकन क्या होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। तो अगर एनसीईआरटी के अनुसार देखें तो शैक्षिक मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि मतलब शैक्षिक मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, उनकी क्या लिमिट है, कक्षा में दिए गए अधिकतम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं, अगर कोई दिया गया है अधिकतम तो कितना प्रभावी हुआ है और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य को पूर्ण किया है। ये आपका मूल्यांकन है। मूल्यांकन वही तो होता है जो आपने सीखा है उसका क्या लेवल है, कहाँ तक आपने सीखा है, किस उद्देश्य को पूरा किया है आपने। सीखने का कोई एक उद्देश्य होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। एनसीईआरटी एक बार फिर से रिपीट करूँ, शैक्षिक मूल्यांकन जो है वो वह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, कक्षा में दिए गए अधिकतम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए हैं। ये आपके मूल्यांकन है। दोस्तों ज़्यादा तो नहीं है, बस 83 तक कर लेते हैं, बाकी बचे हुए पार्ट 3 में देखेंगे हम। ठीक है। सामुदायिक सहभागिता से आप क्या तात्पर्य आता है। सामुदायिक सहभागिता का अर्थ है विद्यालय की योजनाओं और प्रबंधन में माता पिता और समुदाय के सदस्यों की सहभागिता। अगर सामुदायिक सहभागिता यही होती है कि विद्यालय की जो इतनी योजनाएं होती हैं उन योजनाओं में प्रबंधन में मैनेजमेंट में माता पिता और समुदाय के सदस्य कितने पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। इसे सामुदायिक सहभागिता कहते हैं। विश्वसनीयता को परिभाषित कीजिए। कर्लिंगर के अनुसार विश्वसनीयता का अर्थ है कि भरोसा, स्थिरता, संगति, भविष्यवाणी, परिशुद्धता। ठीक है। इसी को ही कहते हैं कर्लिंगर के अनुसार। भरोसा कितना है, स्थिरता कितना है और संगति क्या है, भविष्यवाणी क्या है, परिशुद्धता क्या है, ये सब पता चलते हैं। अगला सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या आशय है। तो सतत मूल्यांकन जो होता है वो अंतर्गत छात्रों के शैक्षिक कौशल की जांच प्रति माह या तिथिवार की जाती है। हर महीने कर सकते हो या तिथिवार करके कर सकते हो। तथा मूल्यांकन है व्यापक मूल्यांकन से बारह के विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है। एक उत्तम परीक्षण की विशेषता बताइए। एक तो वैधता है, दूसरी विश्वसनीयता। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं जो निर्माणात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन के 2 अंतर बताइए। मूल्यांकन की प्रकृति विकासात्मक होती है तथा योगात्मक मूल्यांकन की प्रकृति अंतर्निहित होती है। योगात्मक का मतलब है वो अंतर्निहित है, प्रकृति अंतिम होती है, और जबकि मूल्यांकन की प्रकृति विकासात्मक होती है। मूल्यांकन जो होता है वो विकासात्मक होता है, योगात्मक जो होता है वो अंतिम होता है। ठीक है। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की शिक्षण में जो शिक्षा है उसमें सुधार करना होता है, और योगात्मक मूल्यांकन होता है छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन, छात्र ने क्या क्या उपलब्धि हासिल की है उसका मूल्यांकन करना। जबकि क्रियात्मक मूल्यांकन क्या होता है।
ठीक है। जबकि निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है छात्रों की शिक्षा में सुधार। शिक्षा में क्या सुधार हुआ है, निर्माण क्या हुआ है, ठीक है। मूल्यांकन तो उसकी पूरी दिखाता है कंप्लीट, ठीक है। अगला कहते हैं मापन एक परीक्षण में कोई एक अंतर बताइए। मापन का संबंध भौतिक गुणों से होता है, जबकि परीक्षण का संबंध जो होता है वो मानसिक और भौतिक गुणों से होता है। मापन आपका भौतिक है और ये आपका जो है मानसिक और मनोवैज्ञानिक गुण से होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। तो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये ब्लूम के अनुसार है, ठीक है। अगला देखते हैं मापन के 4 स्तरों के नाम लिखिए। एक है नामित स्तर, क्रमित स्तर, अंतर्निहित स्तर, अनुपातिक स्तर, ठीक है। तो ये हैं आपके मापन के 4 स्तर, नामित, क्रमित, अंतर्निहित और अनुपातिक, ठीक है। अगला जो न्यायादर्श है, सैंपल की विशेषता बताइए। न्यायादर्श का आकार पर्याप्त होना चाहिए, ठीक है। और मतलब सैंपल की विशेषता है, न्यायादर्श का चयन इस प्रकार से किया जाता है कि वह जनसंख्या समष्टि का प्रतिनिधित्व करे, वरना इससे प्राप्त परिणाम भ्रामक होते हैं। तो न्यायादर्श का चयन इस प्रकार से किया जाता है कि वह जनसंख्या का जो है प्रतिनिधित्व कर दे, वरना तो आप जानते ही हैं। दूसरा, मूल्यांकन का लक्ष्य स्पष्ट कीजिए। तो मूल्यांकन का लक्ष्य क्या है? तो मूल्यांकन का इसका लक्ष्य जो है वो पुष्ट पोषण, अभिप्रेरणा, अधिगम, पुष्ट पोषण, अभिप्रेरणा, अधिगम में वृद्धि, शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना, वर्गीकरण, चयन, निर्देशन में मदद देना, ठीक है। ये सब है, ठीक। अब है लास्ट, उपचारात्मक शिक्षण क्या है? छात्र की त्रुटियों का ज्ञान